1400 साल पहले, जब भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था, हर राज्य अपनी सीमाओं, अपने शासकों और अपनी महत्वाकांक्षाओं में उलझा हुआ था। उसी समय उत्तर भारत के हरियाणा क्षेत्र में बसे थानेसर नामक नगर में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का, जिसकी किस्मत में केवल एक राज्य नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधना लिखा था। ये बालक था हर्षवर्धन। हर्ष का जन्म लगभग 590 ईस्वी के आसपास हुआ। उनके पिता राजा प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश के पराक्रमी और दूरदर्शी शासक थे। प्रभाकर वर्धन अपने समय के उन गिने चुने राजाओं में से थे जिन्होंने होड़ों के आक्रमण का डटकर सामना किया था। उनके नाम से ही शत्रु कांप उठते थे, लेकिन परिवार में वे एक स्नेहमयी पिता और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में जाने जाते थे। हर्ष की माता थीं यशमती देवी, जो अपनी बुद्धिमता, करुणा और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके परिवार में 3 संतानें थीं। राज्यवर्धन, जो बड़े भाई थे और वीरता में पिता के समान, राजश्री, जो कोमल हृदय और संवेदनशील स्वभाव की थीं, और सबसे छोटे हर्षवर्धन, जिनके भीतर बचपन से ही कुछ असाधारण चमक थी। बालक हर्ष केवल तेजस्वी ही नहीं बल्कि असाधारण रूप से जिज्ञासु और संवेदनशील थे। वे कभी सैनिकों के साथ रण कौशल सीखते तो कभी आचार्यों से वेद और नीति शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते। उन्हें धर्म, राजनीति, युद्ध कला, साहित्य, संगीत हर विषय में गहरी रुचि थी। थानेसर का राजमहल उनके लिए केवल शक्ति और वैभव का प्रतीक नहीं था, वो उनका विद्यालय था, जहां उन्होंने नेतृत्व का पहला पाठ सीखा। उन्होंने देखा कि शासन केवल तलवार की ताकत से नहीं बल्कि नीति, करुणा और न्याय से चलता है। राजा प्रभाकर वर्धन ने अपने राज्य को संगठन, रणनीति और साहस के बल पर सशक्त बनाया था। उन्होंने हर्ष को सिखाया कि एक राजा केवल अपने राज्य का नहीं बल्कि अपने लोगों के सुख दुख का भी उत्तरदायी होता है। यही शिक्षा हर्ष के मन में गहराई से बैठ गई और इसी ने उनके भीतर वो दूरदर्शी शासक तैयार किया जो आगे चलकर इतिहास में भारत का अंतिम महान सम्राट कहलाया। लेकिन उस महानता की राह आसान नहीं थी। हर्ष के जीवन में आने वाले थे ऐसे घटनाक्रम जो एक राजकुमार को योद्धा बनाएंगे, एक योद्धा को शासक और एक शासक को इतिहास का अमर सम्राट। क्या आप जानते हैं किस घटना ने हर्ष को मात्र 16 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में उतार दिया? यहीं से शुरू होती है हर्ष की वो रोमांचक यात्रा जहां परिवार, राजनीति, विश्वासघात और आदर्श मिलकर रचते हैं भारत के इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय। ईस्वी सन 604 उत्तरी भारत का थानेसर राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। राजा प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश के शूरवीर और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने हुणों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित कर उत्तरी भारत में स्थिरता स्थापित की थी। लेकिन इसी वर्ष जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, साम्राज्य पर संकट के बादल छा गए। राजा प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राज्यवर्धन ने लगभग ईस्वी 605 के आसपास राज्य की रक्षा की कमान संभाली। इस समय छोटे भाई हर्षवर्धन की आयु लगभग 15 वर्ष थी, जो राजनीति और युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन 605 से 606 ईस्वी ने थानेसर का शासन संभाला। राज्यवर्धन वीर और न्यायप्रिय थे, जबकि हर्ष उनके विश्वसनीय सहायक बनकर प्रशासन में योगदान दे रहे थे। परंतु दुर्भाग्य से परिवार की सुखद गाथा जल्द ही त्रासदी में बदल गई। राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। ये विवाह संभवतः ईस्वी 605 के आसपास हुआ था और इसने थानेसर और कन्नौज दोनों राजवंशों को एक मित्रवत गठबंधन में जोड़ा था। लेकिन ईस्वी 606 में मालवा के राजा देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण किया। राजा ग्रहवर्मन युद्ध में मारे गए और राज्यश्री को बंदी बना लिया गया। राज्यवर्धन ने प्रतिशोध की शपथ ली और देवगुप्त को युद्ध में पराजित किया। परंतु उसी वर्ष गौड़, वर्तमान बंगाल के राजा शशांक ने छल से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ये घटना 606 ईस्वी में ही मानी जाती है। थानेसर महल शोक और अंधकार में डूब गया। कुछ ही महीनों में पिता की मृत्यु, भाई की हत्या और बहन की कैद, तीनों घटनाओं ने युवा हर्षवर्धन, तब लगभग 16 वर्ष के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इन्हीं घटनाओं ने उस युवा राजकुमार के भीतर एक अदम्य संकल्प जगा दिया, राज्यश्री को मुक्त कराने और पिता भाई की विरासत को पुनर्स्थापित करने का।
और यहीं से शुरू होती है हर्षवर्धन के सम्राट बनने की दिशा में उनकी वास्तविक यात्रा। कहा जाता है कि राजश्री पति ग्रहवर्मन की मृत्यु और अपमान के बाद विंध्य पर्वतों की ओर चली गईं और दुख से व्याकुल होकर सती हो जाने का निश्चय कर लिया। ये खबर सुनते ही हर्ष ने बिना एक पल गंवाए अपनी सेना के साथ उन्हें खोजने के लिए प्रस्थान किया। ईस्वी 606-607 के बीच हर्ष ने उत्तर भारत के कई राज्यों से सहायता प्राप्त की। उनके साथ थे भट्टी वंश के मित्र राजा भोजराज और कुछ मौखरी वंशीय सेनाएं। विंध्य क्षेत्र में पहुंचकर हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को बचाया और दोनों थानेसर लौट आए। ये पल केवल एक पारिवारिक मिलन नहीं था, ये था एक नए युग का उदय। राज्यवर्धन के सेनापतियों, मंत्रियों और सहयोगी राज्यों ने हर्ष को सिंहासन ग्रहण करने का आग्रह किया और इस प्रकार ईस्वी 606 में थानेसर के दरबार में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ। वे केवल 16 वर्ष के थे, परंतु उनके संकल्प, धैर्य और दृष्टि ने उन्हें सम्राट बना दिया और यहीं से शुरू हुआ सम्राट हर्षवर्धन का युग। राज्याभिषेक के बाद हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की राजधानी कन्नौज, वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थापित की। यह निर्णय रणनीतिक भी था, क्योंकि कन्नौज गंगा के किनारे स्थित था और पूरे उत्तर भारत के व्यापार, प्रशासन और संस्कृति का केंद्र बन सकता था। ईस्वी 607 से लेकर 647 तक, यानी लगभग 40 वर्षों तक हर्षवर्धन ने शासन किया। अब राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानते हैं। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति के अधीन छोटे प्रशासनिक विभाग, विषय होते थे। प्रत्येक प्रांत का शासन एक राज्यपाल ऊपर एक देखता था और विषयों की देखरेख विषयपति करते थे। राजस्व वसूलने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जन कल्याण कार्यों की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों पर थी। हर्ष स्वयं प्रतिदिन दरबार में उपस्थित रहते थे। वे प्रजा की समस्याएं सुनते, न्याय करते और अपने निर्णय खुले दरबार में सुनाते। इतिहासकारों के अनुसार वे दिन में कई घंटे राज्य कार्य, धर्म और विद्या को देते थे। प्रशासनिक व्यवस्था के बाद अब जानते हैं सेना की व्यवस्था। हर्षवर्धन के पास एक सशक्त सेना थी, जिसमें लगभग 60,000 अश्वारोही यानी घुड़सवार सैनिक, 50,000 पैदल सैनिक और 8,000 हाथी सम्मिलित थे। हर्ष ने शासन को केवल शक्ति का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। उनके लिए राज्य का अर्थ था जन कल्याण। ईस्वी सन 606 सम्राट हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हो चुका था। हर्ष ने उत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों को एकजुट करने का निश्चय किया। पहली विजय, गौड़, बंगाल पर अभियान 607 से 610 ईस्वी। राज्यवर्धन की हत्या करने वाले गौड़ के राजा शशांक को पराजित करने के लिए हर्ष ने सबसे पहले पूर्व की ओर कूच किया। लगभग ईस्वी 610 में उन्होंने गौड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि शशांक पूरी तरह पराजित नहीं हुआ, पर वह बंगाल क्षेत्र से पीछे हट गया और हर्ष का प्रभाव मगध व बंगाल तक फैल गया। दूसरी विजय, मगध और मध्य भारत 610 से 620 ईस्वी। हर्ष ने फिर मगध, ओढ़ यानी उड़ीसा, कोसल यानी छत्तीसगढ़ और मालवा के कुछ भागों तक अपने शासन का विस्तार किया। इन अभियानों के दौरान उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि पराजित राजाओं को अपने अधीन मित्र राज्य यानी वैसल स्टेट्स के रूप में जोड़ लिया। तीसरी विजय, कन्नौज और उत्तर भारत की एकता 620 से 630 ईस्वी। राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित करने के बाद हर्ष ने गंगा के मैदानों के सभी राज्यों को अपने अधीन लाकर उत्तरी भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया। कन्नौज व्यापार, संस्कृति और राजनीति का केंद्र बन गया। दक्षिण भारत की ओर अभियान 631 से 641 ईस्वी। उत्तरी भारत को एकीकृत करने के बाद हर्ष की दृष्टि दक्षिण की ओर गई। अब हर्ष की दृष्टि दक्षिण भारत की ओर थी, जहां शासन कर रहे थे चालुक्य वंश के महान सम्राट पुलकेशिन द्वितीय, शासनकाल 609 से 642 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य नर्मदा के दक्षिण में वातापी यानी वर्तमान बादामी कर्नाटक से लेकर अरब सागर तक फैला था।
वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली दक्षिण भारतीय शासक माने जाते थे। हर्षवर्धन ने जब उत्तर भारत को एकजुट किया तो उनका उद्देश्य था भारत के उत्तर और दक्षिण को एक सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता में बांधना। इसलिए उन्होंने पहले युद्ध नहीं, कूटनीति या डिप्लोमेसी का मार्ग चुना। उन्होंने ईस्वी 631 से 632 के बीच पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक दूत भेजा। यह दूत संधि और आपसी मैत्री का प्रस्ताव लेकर गया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह हर्ष की उत्तर भारतीय प्रभुता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। दोनों साम्राज्यों के बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। आखिरकार ईस्वी 640 या 641 में हर्षवर्धन ने दक्षिण की ओर अभियान चलाया। दोनों सेनाएं नर्मदा नदी के तट पर आमने सामने हुईं। इतिहासकार हुएनसांग और दक्षिण भारतीय अभिलेख बताते हैं कि इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय मिली। पुलकेशिन द्वितीय की सेना अधिक अनुभवी और दक्षिणी भूगोल से परिचित थी, परंतु ये युद्ध केवल पराजय नहीं बल्कि सम्मानजनक समझौते में समाप्त हुआ। दोनों सम्राटों ने नर्मदा नदी को दोनों साम्राज्यों की सीमा के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद हर्ष ने दक्षिण भारत पर कोई युद्ध नहीं किया। ईस्वी 641 तक हर्ष का साम्राज्य उत्तर में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षिण में नर्मदा तक फैल चुका था। यह भारत का सबसे संगठित साम्राज्य था मौर्य और गुप्त काल के बाद। हर्ष का उद्देश्य केवल भूमि जीतना नहीं था बल्कि बिलों को जीतना और एक स्थायी एकता स्थापित करना था। वीडियो में अब जानते हैं हर्ष के साम्राज्य में धर्म और संस्कृति की क्या स्थिति थी। ईस्वी सन 610 से 647 तक के हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण बन गया था। हर्ष स्वयं शैव परंपरा के अनुयायी थे, परंतु उन्होंने कभी धर्म को शासन या नीति पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने बौद्ध, जैन और वैदिक धर्मों के प्रति समान सम्मान प्रदर्शित किया। हर्ष के शासन में शिव, विष्णु और सूर्य की पूजा आम जनजीवन में प्रचलित थी। उन्होंने कई शिव मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उनकी निजी श्रद्धा शिव में थी, परंतु उन्होंने अन्य धर्मों को भी राजकीय संरक्षण दिया। हर्ष की धार्मिक नीति में बौद्ध धर्म के प्रति गहरी आस्था दिखाई देती है। इतिहासकार वेनसांग, जो ईस्वी सन 630 से 643 तक भारत में रहे, लिखते हैं कि सम्राट हर्ष बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने बौद्धों के लिए विशाल महान सभाएं आयोजित की, विशेष रूप से कन्नौज में 643 ईस्वी में, जहां 20 राज्यों के राजा, 3000 भिक्षु, 2000 ब्राह्मण और असंख्य श्रद्धालु एकत्र हुए। इस सभा में हर्ष ने स्वयं बुद्ध की मूर्ति की पूजा की और 3 महीने तक धर्मोपदेश और वाद विवाद आयोजित कराए। इसके बाद उन्होंने प्रयाग यानी वर्तमान इलाहाबाद में हर 5 वर्ष में आयोजित होने वाले महादान पर्व की शुरुआत की, जहां वे अपना सारा धन, वस्त्र और यहां तक कि रथ तक गरीबों और संतों को दान कर देते थे। धर्म नीति का प्रमुख सार इस प्रकार है। किसी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया गया। सभी मतों और साधु संतों को सम्मान मिला। धर्म को राजनीति से ऊपर रखा गया। हर्ष ने जनता को सहिष्णुता, करुणा और दान के आदर्शों से प्रेरित किया। उनका यह दृष्टिकोण न केवल धार्मिक एकता लाया, बल्कि भारत को एक नैतिक और आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अब जानते हैं कल्चर और लिटरेचर के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन एक विद्वान, कवि और कला प्रेमी सम्राट भी थे। उनका शासनकाल भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। हर्ष न केवल विद्वानों का संरक्षण करते थे, बल्कि स्वयं एक श्रेष्ठ संस्कृत नाटककार भी थे। उन्होंने 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे। रत्नावली, प्रेम और सामाजिक आदर्शों पर आधारित एक रोमांटिक नाटक। प्रियदर्शिका, कर्तव्य, त्याग और प्रेम की कहानी। नागानंद, जिसमें करुणा और बौद्ध दर्शन का सुंदर मिश्रण है। इन नाटकों की भाषा संस्कृत है और इनमें राजदरबार, धर्म, राजनीति और भावनाओं का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। हर्ष के शासनकाल में मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत का अद्भुत विकास हुआ। दरबार में गायक, नर्तक और कवि विशिष्ट सम्मान पाते थे। कन्नौज, थानेसर और प्रयाग जैसे नगर कला और संस्कृति के प्रमुख केंद्र बन गए थे। हर्ष स्वयं भी संगीत और कविता प्रेमी थे। कहा जाता है कि वे दरबार में कभी कभी वीणा बजाते थे और कवियों के साथ साहित्यिक गोष्ठियों में भाग लेते थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के समय अपने उत्कर्ष पर था। हर्ष ने इसके लिए राजकोष से अनुदान दिया, विद्वानों और भिक्षुओं को सहायता दी और इसकी पुस्तकालय प्रणाली को मजबूत किया।
यहाँ चीन, तिब्बत, श्रीलंका और सुदूर एशिया से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। वेनसांग, जिन्होंने नालंदा में अध्ययन किया, लिखते हैं कि हर्ष के शासन में भारत का शैक्षिक वातावरण पूरे एशिया में प्रसिद्ध था। हर्ष की संस्कृति धर्म, कला और ज्ञान का संगम थी। उन्होंने भारत को एक ऐसे युग में पहुंचाया जहां शक्ति और विद्या साथ साथ चलती थीं। वीडियो में अब बात करते हैं ह्वेनसांग की, जो भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक थी, जो ईस्वी सन 630 से 643 तक भारत में रहे। उनकी ये यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का सजीव दस्तानेज बन गई। ह्वेनसांग चीन से निकलकर मध्य एशिया, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब होते हुए भारत पहुंचे। उन्होंने अपनी यात्रा का विस्तार से वर्णन अपनी पुस्तक द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में किया। जब वे भारत पहुंचे तब यहां सम्राट हर्षवर्धन का शासन था, एक ऐसा युग जब ज्ञान, शांति और धर्म का प्रभाव पूरे उत्तर भारत में फैला था। लगभग 634 ईस्वी कन्नौज में हर्ष ने ह्वेनसांग का स्वागत राजदूत की तरह किया। उन्होंने उन्हें महान विद्वान की उपाधि दी और राज्य अतिथि के रूप में पूरा सम्मान दिया। ह्वेनसांग ने दरबार में भारत की धार्मिक परंपराओं, बौद्ध शिक्षा और सामाजिक जीवन पर व्याख्यान दिए। हर्ष उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ह्वेनसांग को अपने साथ कई धार्मिक सभाओं में शामिल किया। जानते हैं कन्नौज की महान बौद्ध सभा के बारे में, जो 643 ईस्वी में आयोजित हुई। इस सभा में 20 से अधिक राज्यों के राजा, 3000 भिक्षु और हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे। हर्ष ने स्वयं बुद्ध की मूर्ति का अभिषेक किया और ह्वेनसांग को अध्यक्षता करने का सम्मान दिया। ये सभा भारतीय इतिहास में धार्मिक एकता का एक भव्य प्रतीक मानी जाती है। ह्वेनसांग ने लिखा कि सम्राट हर्षवर्धन एक न्यायप्रिय, दयालु और विद्वान शासक थे, जो अपने प्रजाजनों के कल्याण को सर्वोच्च मानते थे। उन्होंने हर्ष के प्रशासन, धर्म, सेना, नगरों और लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण दिया। उनके अनुसार हर्ष का साम्राज्य समृद्ध और सुव्यवस्थित था, जहां जनता को करुणा और दया की नीति से शासित किया जाता था। जब ह्वेनसांग 643 ईस्वी में चीन लौटे तो वे अपने साथ नालंदा से प्राप्त 657 बौद्ध ग्रंथ लेकर गए। उन्होंने भारत के गौरव को चीन में फैलाया और हर्षवर्धन का नाम एशिया के महानतम सम्राटों में अंकित कर दिया। अब बात करते हैं कवि बाण भट्ट द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ हर्षचरित की, जो हर्ष के जीवन का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये ग्रंथ हर्षचरित में बाण भट्ट ने हर्ष के इंडिविजुअल और पॉलिटिकल लाइफ का अत्यंत संवेदनशील वर्णन किया है। ये केवल एक जीवनी नहीं, बल्कि गुप्तोत्तर भारत की संस्कृति, समाज और राजनीति का दस्तावेज भी है। हर्ष ने स्वयं संस्कृत में कई नाटकों की रचना की, जैसे कि रचित नाटक रत्नावली, जिसमें एक राजकुमारी और राजा के प्रेम की सुंदर कथा है। इसमें दरबार, सौंदर्य और समाज के आदर्शों की झलक मिलती है। प्रियदर्शिका, इसमें कर्तव्य, त्याग और प्रेम की गहराई दिखाई देती है। ये नाटक बताता है कि सत्ता से अधिक महत्वपूर्ण मानवता है। नागानंद, ये नाटक बौद्ध करुणा और शैव आस्था का अद्भुत संगम है। इसमें मुख्य पात्र जीवात्मा के कल्याण के लिए स्वयं बलिदान देता है। इन नाटकों की भाषा सरल, काव्यात्मक और भावनाओं से भरपूर है। इनसे हर्ष का व्यक्तित्व संवेदनशील, कलाप्रिय और मानवतावादी रूप में उभरता है। सम्राट हर्षवर्धन का शासन भारतीय इतिहास में दयालु प्रशासन और सामाजिक कल्याण का प्रतीक माना जाता है। ह्वेनसांग लिखते हैं कि हर्ष स्वयं सप्ताह में एक दिन न्याय सभा में बैठते थे, जहां वे जनता की शिकायतें सुनते और कभी-कभी स्वयं निर्णय देते थे। हर्षवर्धन को दानशूर सम्राट कहा गया है। महादान पर्व में वे अपनी सारी संपत्ति, स्वर्ण, रत्न, वस्त्र, यहां तक कि राजसी रथ और हाथी तक गरीबों, भिक्षुओं, ब्राह्मणों और रोगियों को दान कर देते थे। हर्ष के बारे में कहा गया, राजा जिसने सब कुछ दिया पर फिर भी सबसे धनी रहा। दान के बाद वे सामान्य वस्त्र धारण करते और अपना जीवन पुनः सादगी से आरंभ करते थे। हर्ष के साम्राज्य में कई जन कल्याण की योजनाएं चलाई गईं।
सड़कों के किनारे वृक्षारोपण और धर्मशालाएं बनवाईं, यात्रियों के लिए सार्वजनिक जलाशय और विश्राम गृह स्थापित किए, अनाथ, वृद्ध और बीमारों के लिए सहायता निधि चलाई। उन्होंने कृषि, व्यापार और शिक्षा को भी करों में छूट देकर प्रोत्साहित किया। वेनसांग ने लिखा, सम्राट हर्ष प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। उनके शासन में कोई भूखा नहीं सोता था और कोई अन्याय से नहीं डरता था। और अब वीडियो के आखिरी में जानते हैं सम्राट हर्ष के अंतिम समय और उनकी विरासत के बारे में। 647 ईस्वी ये वर्ष भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन युग के समापन का प्रतीक बन गया। लगभग 41 वर्षों तक शासन करने वाले सम्राट हर्षवर्धन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राज्य को स्थिरता, समृद्धि और संस्कृति की ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। अंतिम काल में हर्ष युद्धों से दूरी बना चुके थे। उनका ध्यान धर्म, संस्कृति और जन कल्याण पर अधिक केंद्रित हो गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखने लगे थे, लेकिन उन्होंने सर्वधर्म समभाव की नीति नहीं छोड़ी। उन्होंने बौद्ध परिषदें आयोजित की और धार्मिक एकता को प्रोत्साहन दिया। हर्ष के कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी या संतान का उल्लेख नहीं मिलता है। 647 ईस्वी में उनकी प्राकृतिक कारणों से हुई मृत्यु के बाद कन्नौज साम्राज्य में उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हुआ। बाद में कन्नौज साम्राज्य कई छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। कुछ वर्षों में गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जैसी शक्तियां उभरने लगीं। भारत एक बार फिर राजनैतिक विखंडन यानी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के दौर में चला गया, जहां स्थानीय राजा और सामंत अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। हालांकि हर्ष का साम्राज्य समाप्त हुआ, लेकिन उनकी नीतियां, उनका आदर्श और उनकी सांस्कृतिक विरासत भारत के इतिहास में स्थायी छाप छोड़ गई। उन्होंने गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक एकता का प्रयास किया, धर्म, कला और शिक्षा को राजनीति से जोड़ा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दिखाया कि एक सम्राट शक्ति और करुणा का संगम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस सम्राट की जिसने भारत को एकता, ज्ञान और करुणा से जोड़ा। सम्राट हर्षवर्धन केवल इतिहास नहीं, वे एक विचार हैं, एक आदर्श हैं, जो हमें सिखाते हैं कि शक्ति का सर्वोच्च रूप है मानवता। अगर आपको ये वीडियो